भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सुविख्यात साहित्यकार और कवि श्री कुमार विश्वास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, अटल जी एक कवि थे, वे एक साहित्यकार थे और साहित्य से राजनीति में आए थे। कवि हृदय अटल जी की स्मृतियों को उनकी जयंती के पूर्व संध्या पर अटल स्मृति काव्य संध्या के रूप में आयोजित करना श्रद्धेय अटल जी जैसे कवि हृदय राजनेता के लिए अत्यंत उपयुक्त श्रद्धांजलि है। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी को उनकी जयंती के इस पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इस सभागार में उपस्थित जितना भी जनमानस है वह किसी न किसी रूप में अटल जी से जुड़ा रहा है। आजादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत में उन्नीस में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और 2006 तक सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति को पूरी तरह प्रभावित किया। सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा समय वे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, अटल जी सदैव सबके लोकप्रिय रहे, सबके प्रिय बने रहे। और यही कारण है कि अटल जी के प्रति दल से ऊपर उठ करके लोगों के मन में एक सम्मान का भाव था। लेकिन यह भाव कैसे हुआ, ये स्वयं भी उनके सार्वजनिक जीवन के इतने लंबे समय के कालखंड को देखेंगे, जानेंगे तो हर व्यक्ति सहज अनुमान लगा सकता है। खासतौर पर सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले या सार्वजनिक जीवन में जाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनुकरणीय हो सकता है। वे एक साहित्यकार थे, एक कवि थे, तो ये संवेदना जीवन भर उनके अंदर देखने को मिली थी। लेकिन इस सब के बावजूद जो बातें सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने सदैव इस बात के लिए एक प्रेरणा के रूप में दी
कि राजनीति मूल्यों की होनी चाहिए, आदर्शों की होनी चाहिए। और आजीवन राजनीति के उन मूल्यों और उन आदर्शों को न केवल उन्होंने अंगीकार किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी के रूप में भी उसी गरिमा और उसी गौरव के साथ उसे प्रचारित प्रसारित करने, उसे प्रदान करने का जो कार्य अटल जी ने किया, आज वही कारण है कि आज भले ही लौकिक रूप से वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अटल जी की स्मृतियां हम सबको सदैव प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा प्रदान करती है। कोरोना कालखंड में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति अटल जी के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आपके सम्मान का एक प्रतीक भी है। फाउंडेशन एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है, यह भी प्रदर्शित करता है, लेकिन साथ साथ अटल जी के प्रति आप सबकी जो श्रद्धा भावना है उसको भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिला है। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि अभी कोरोना के इस संक्रमण से न दुनिया उभर तो कल 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उनकी ही याद में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लखनऊ में, जहां से आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री। हाल ही में एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन में देखने को मिला है। हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते। क्योंकि जहां कहीं भी थोड़ी भी लापरवाही होगी वह घातक भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। और उसके प्रति भी सतर्क बनाए रहते हुए अगर हम लोग अपने सभी कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे तो हम कोरोना के खिलाफ भी जीतेंगे, अपने श्रद्धेय उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त कर पाएंगे और साथ ही साथ इस देश की इस लड़ाई में जो बहुत मजबूती के साथ देश और दुनिया के सामने एक संदेश वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने में सफल हुआ है, वह हम सभी लोग पूरे भारतवासी उसको देने में सफल होंगे। अटल जी की कविताओं को आप थोड़ा कहीं भी देखेंगे, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, भारत की राजनीति के प्रति, सार्वजनिक जीवन के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति या राष्ट्रवाद के प्रति जो उनके अंदर भाव हैं, जो भावनाएं हैं, आज वे सभी साकार होते हुए दिखाई देते हैं। याद करिए 1952 में जब कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 1953 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देना पड़ा था, तब डॉक्टर मुखर्जी जी के साथ में एक सहयोगी के रूप में, एक सहायक के रूप में कोई था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जिस दिन कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, अटल जी की आत्मा को सर्वाधिक शांति मिली होगी कि उनका एक संकल्प पूरा हुआ। इस संकल्प दशकों बाद जिन लोगों ने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश के अंदर एक ऐसा कांटा चुभाने का प्रयास किया था कि जो सदैव दंश देता रहे भारतीय राजनीति, भारत की राष्ट्रीयता को, भारत की सुरक्षा को, उस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के अंदर दिए गए उस संकल्प और उस आश्वासन के अनुरूप करके दिखाया है। यही होता है कि जब योग्य लोग सार्वजनिक जीवन में आकर के अपनी परंपरा और अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं तो परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं। अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव केवल भाषणों से नहीं, बल्कि अवसर मिलने पर उसे व्यावहारिक रूप से भी प्रस्तुत करने का, और यही तो हम सबके बारे में कहा जाता है। हमने कृतज्ञता किस बात के लिए? यानी हम अपने पूर्वजों के प्रति जो भी कार्य करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके श्राद्ध के क्रम को करते हैं, उसके पीछे का भाव क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकें, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें। यही तो हमारा भाव रहा है। रामायण में एक प्रसंग आता है, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, लंका की ओर जाते हैं, तो बीच में मैनाक पर्वत आता है। हनुमान जी से कहता है कि कुछ देर विश्राम कर लो। उनमें संवाद होता है। हनुमान जी ने तो उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नहीं, मैं इस समय विश्राम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो एक राम काज से निकला हूं, और जब तक ये पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। कर्तव्य के प्रति भाव के बारे में जब चर्चा होने लगी तो बात आई सनातन धर्म की। उन्होंने क्या है सनातन धर्म? उन्होंने कहा यही है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सजग हैं, यह हमारा एक एक कार्य बताता है। और कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होना, देश के अंदर आतंकवाद की नींव को हिला करके पूरी तरह समाप्त करके उसकी ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य तो है ही, लेकिन जिन महापुरुषों ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सब की प्रति भी श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। ढेर सारे ऐसे प्रसंग आए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए हैं देश के अंदर, सार्वजनिक जीवन में भी। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते थे। भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है। याद करिए, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांवों के अंदर भी पक्की सड़क बन सकती है, ये अटल जी ने दी थी। यानी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देना, यह भी श्रद्धेय अटल जी के कारण संभव हो पाया था। आज गांव गांव पक्के मार्गों से जुड़ चुके हैं। और अटल जी के उन कार्यक्रमों को गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक और महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य उसी भाव और उसी भंगिमा के साथ किसी ने किया है, तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये वही परंपरा है जो कभी कश्मीर मुक्ति के लिए, यानी कश्मीर को धारा 370 से मुक्त करने के लिए अपने आप को बलिदान करती है। ये वही परंपरा है जिन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि नहीं, अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, एक राष्ट्र मंदिर के निर्माण का एक कार्य है। क्योंकि मंदिर तो देश के अंदर अनेक बन सकते हैं, अलग अलग स्थानों पे बन सकते हैं, लेकिन वह हमारी आस्था का, सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर लोहिया से जब पूछा गया था
क्या भारत के अंदर ऐसे कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनको आप भारत की एकात्मता का आधार मानते हैं? तो उन्होंने 3 कहे थे। उन्होंने कहा राम है, कृष्ण है, शंकर है। डॉक्टर लोहिया अपनी प्रकृति से नास्तिक थे, मंदिरों में नहीं जाते थे। उनसे पूछा गया, अरे आप जैसा व्यक्ति, आप राम, कृष्ण और शंकर की बात कहते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल यही सही, यही सच है। उन्होंने कहा मैं मानता नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है भारत अगर एक है उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, तो इसमें 3 महापुरुषों का योगदान है। एक सनातन भारत की आस्था के केंद्र बिंदु और भारत की एकात्मता और अखंडता के आधार कोई हैं, वे राम हैं, श्री राम हैं, जो देश की सांस्कृतिक सीमा उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व तय कर दी थी। वही आज भी भारत वही है। जो कृष्ण ने अपने समय में पूरब से पश्चिम में भारत की सीमा तय कर दी, वही भारत आज है। और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अंदर जहां कहीं भी हैं, वही भारत की एकता और अखंडता का आधार बना है, वही भारत बना है। आप हिमालय से लेकर के, हिमालय में केदारनाथ से लेकर के समुद्र पर्यंत रामेश्वरम तक देखिए, आपको ये सब नजर आएगा। लेकिन राजनीति के लिए, संकीर्ण स्वार्थों के लिए राम को भी सांप्रदायिक बताने वाले लोगों से आप उम्मीद क्या करते हैं? बंधुओं, विगत वर्ष हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। आप जान रहे होंगे पिछले 4 वर्षों से हम लगातार कर रहे हैं दीपावली का कार्यक्रम। दीपावली हम मनाते हैं भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में। और हम लोगों का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक स्थल को, अपनी पहचान को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का आधार, उसको यह अधिकार होना चाहिए। यहां के हर नागरिक के अंदर इतनी क्षमता है कि उसे देश और दुनिया के सामने अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत होने का पूरा आधार भी है और अधिकार भी है। अयोध्या क्यों सांप्रदायिक रूप से जानी जाएगी? अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ साथ दीपावली के कारण भी दुनिया के अंदर एक इवेंट के रूप में से मनाया जाना चाहिए। दुनिया के अंदर जहां कहीं लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करें, वहां प्रभु राम और अयोध्या स्वयं स्वतः जुड़ जाए। तो उस कार्यक्रम में यह हुआ कि भाई राम कहां कहां गए दुनिया के अंदर, कहां कहां पे राम की स्मृतियां जीवित हैं, उन देशों की रामलीलाओं को यहां बुलाओ। हर वर्ष हम बुलाते हैं। इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी, और इंडोनेशिया के जो रामलीला के पात्र थे, अयोध्या में मैंने उनकी रामलीला को देखा। फिर मैं वापस जब लखनऊ आया तो मैंने उन सभी कलाकारों को फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बुलाया था। मैंने कहा उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान के लिए उनको बुलाया गया। और जब उनको बुलाया गया तो मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, जितने भी कलाकार थे सभी मुस्लिम थे। यानी जो राम का पात्र बना हुआ था, जो हनुमान बने हुए थे, जो सीता बनी हुई थी, सभी पात्र मुस्लिम थे। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भी आप मुस्लिम होने के बावजूद भी आप रामलीला करते हैं, आप राम बने थे, आप सीता बनी थी, या आप हनुमान बने थे? उन्होंने कहा हां बने थे, हमारे यहां राम को बड़ी श्रद्धा के साथ लोग सम्मान करते। मैंने कहा भी अगर भारत के अंदर कोई बनता तो फतवा जारी हो गया होता। एक होड़ लग गई होती। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बताइए कैसे? उन्होंने कहा देखिए साहब, राम हमारे पूर्वज हैं, इस्लाम हमारा मजहब है। मजहब व्यक्ति देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, पूर्वज नहीं बदल सकता है। पूर्वज हमेशा वही रहते हैं। हमारा जो लहू है यह राम की परंपरा का है, और इसलिए हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। और कहा यह आज से नहीं, हमारे यहां तो जो हमारा एयरलाइंस है उसका नाम ही हमने गरुड़ रखा हुआ है।
हमारे यहां जो मुद्रा चलती है, करेंसी जो है, वो गणेश जी के नाम पर है। हमारे यहां जितने नाम हैं वे सभी विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ नाम हैं। कहा कि कोई हमें राम से अलग नहीं कर सकता है। क्या भाव हैं? इन भावों को पहचानने का प्रयास इस देश के अंदर वामपंथियों ने और सोशलिस्टों ने किया होता तो संभवतः देश के प्रति विश्वासघात करने और देश के प्रति नमक हरामी करने का अवसर इनको कभी नहीं मिला होता। और मुझे लगता है इस देश की जनता को हमेशा इस बात को लेकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वे भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा और बेबाक टिप्पणी की है। भारतीयता के बारे में अगर किसी को पढ़ना है, डॉक्टर लोहिया को पढ़ो। डॉक्टर लोहिया तो आपको सांप्रदायिकता की ओर नहीं ले जा सकते। लोहिया के नाम पर लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा जरूर दे देते थे। परिवारवाद को, जातिवाद को, गुंडागिर्दी को, माफियावाद को, यही सब करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान को समाप्त करने वाले लोग, किसानों की संपत्ति और जमीनों को हड़पने वाले लोग आज किस तरीके से फिर वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबको समझना होगा। प्रबुद्ध जनों को भी, गांव को भी, गरीब को भी, किसान को भी। और हमें यही था इस बार अटल जी का जन्म जयंती का दिवस। देखिए, जब गांव की सड़कें बनी तो सर्वाधिक गांव हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बना, तो इससे लाभान्वित कौन हुआ? किसान हुआ। क्योंकि किसान की उपज को आसानी से मंडी तक पहुंचाने का एक आधार मिला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के माध्यम से। एक गांव में अगर हमने बिजली दी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, एक किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का यह आधार बना। एक मजदूर को सिर ढकने के लिए छत मिला, एक गरीब को खुले में शौच से मुक्ति देकर के जहां नारी गरिमा के सम्मान की रक्षा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वहीं साथ ही साथ उसे तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति दिलाई। भाइयों बहनों, आप लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ से कुछ ही यानी 50 किलोमीटर आप पूरब की तरफ चले जाइए, पूर्व और उत्तर की तरफ चले जाइए। 50 से 75 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र पड़ता है, ये पिछले 40 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आता था। और यहां से लेकर के कुशीनगर तक, बिहार बॉर्डर तक, ये पूरा क्षेत्र प्रतिवर्ष 1977 से लेकर के 2017 तक प्रतिवर्ष 1200 से लेकर 1500 मौतें इस क्षेत्र में होती थी। स्वच्छ भारत मिशन के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ किया गया था, इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम को एक एक घर तक, एक एक गांव तक पहुंचाया। उसका परिणाम क्या है? 95% मौतों को हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया। मौतें 95% समाप्त हो गई हैं। एक एक योजना को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के साथ जोड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। क्योंकि हमने किसी को जातीय नजरिए से नहीं देखा, किसी को पारिवारिक नजरिए से नहीं देखा। ये मेरा है, ये पराया है, इस भाव से नहीं देखा। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस भाव से नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 17%, लेकिन उत्तर प्रदेश में योजनाओं का लाभ अगर मुस्लिम आबादी ने लिया हो, 30% मुस्लिम आबादी ने इस योजनाओं का लाभ लिया है उत्तर प्रदेश की योजनाओं में। और ये जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने प्रारंभ की हैं, तो फिर
कहां से भेदभाव की बात आ जाती है? हमने तो कहीं नहीं भेदभाव किया। हर प्रकार की योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक ईमानदारी के साथ प्रारंभ करने का, देने का प्रयास हुआ। और भाइयों बहनों, वही कारण है कि जनता ने उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ मोदी जी को अपना समर्थन भी दिया, अपना आशीर्वाद भी दिया। और यह श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है जनता के मन में, वह लोग भ्रम पैदा कर, क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं रह गया तो अब वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलने का प्रयास करेंगे जो देश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर सके। अभी कल का जो कार्यक्रम है वह इस वर्ष सुशासन दिवस को किसानों की आत्मनिर्भरता और किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम बना है। और कल इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। तो मुझे लगता था कि अटल कन्वेंशन सेंटर का एक कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पाठक जी को, और पाठक जी से ज्यादा उनकी धर्मपत्नी को। क्योंकि मुझे लगता है कि पाठक जी तो भाई नेता आदमी हैं। कल उनको भी किसी जिले में रहना है, तो ये तो किसी भी जगह कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने अटल जी की स्मृति में इतना भव्य कार्यक्रम यहां पे आयोजित कर दिया है। और सचमुच ये है श्रद्धा का भाव। भाषण नहीं होना था इसमें, था कि केवल एकल काव्य पाठ होना है। और मैंने भी पाठक जी से कहा, मैंने कहा देखिए, मैं केवल 1 घंटे के लिए किसी प्रकार से समय इधर उधर से निकाल के आऊंगा। एक एकल काव्य पाठ में अगर रखेंगे तो अच्छा होगा। होता क्या है कि जब ज्यादा कवि आ जाते हैं तो कभी कभी तो होता है कि किसी को समय मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। एक के लिए आप रुकें और दूसरे के लिए निकल जाएं तो उसी में लोग अपने 10 अर्थ निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा भी देखिए, एकल काव्य पाठ प्रारंभ होगा, कुछ देर रहेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो इसलिए एकल काव्य पाठ हो और अच्छा रहेगा कि इस कार्यक्रम में, और अटल जी के प्रति कोई कवि अटल स्मृति काव्य पाठ का आयोजन करे और उसके माध्यम से, एकल काव्य पाठ के माध्यम से कार्यक्रम चले, तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी के प्रति दूसरी नहीं हो सकती। और मैं आज के इस अवसर पर पाठक जी को हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। इस फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं श्रद्धेय अटल जी को उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हम लोग श्रद्धेय अटल जी के उन आदर्शों और मूल्यों के प्रति सदैव पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे जिसके लिए सार्वजनिक जीवन में हम सब आए हैं, और पूरे विश्वास के साथ उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद, और विश्वास करूंगा कि आप सभी इस काव्य पाठ का आनंद लेंगे और सदैव अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल स्मृति संध्या के मौके पर अटल जी को याद करते हुए और कई बातें बहुत जोरदार तरीके से रखते हुए, साफ करते हुए, एक लकीर खींचते हुए कि क्या अटल जी की परंपरा है, बीजेपी की परंपरा है, बीजेपी सरकारों की परंपरा है, और गैर बीजेपी सरकारों की क्या परंपरा रही है। बहुत ही तीखा हमला बाकी विपक्षी दलों पर, खासतौर से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों के जरिए विपक्षी दलों पर हमला करते हुए, पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए, पहले की सरकारों पर, यहां पर, और यह भी बताते हुए कि किसानों के लिए दरअसल क्या क्या किया है इस सरकार ने। आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री खुद सम्मान निधि जारी करेंगे, किसानों से मुखातिब होंगे, यूपी के किसान से जुड़ेंगे ऑनलाइन और उनसे बात करेंगे। तो इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री भी जगह जगह रहेंगे, उसका भी जिक्र करते हुए। लेकिन इस व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में इस मौके पर यहां आपको दिखाई दे रहे हैं एकल काव्य पाठ का आयोजन हुआ है अटल जी की याद में,
और उस मौके पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में ये कार्यक्रम और इस वक्त सम्मान देते हुए